Hello student, today I am going to explain you the new chapter photosynthesis in higher plants. What is the photosynthesis? Answer is photosynthesis is a biochemical reaction in which plant prepare their food with the help of water, carbon dioxide, sunlight and chloroplast. तो जो फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट होते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं और इसके लिए जो रॉ मटेरियल होते हैं, कच्चे पदार्थ होते हैं, वो मेनली होते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और फॉर्म करते हैं फूड का। नेक्स्ट वन, फोटोसिंथेटिक यूनिट। जो फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है इसको क्वांटासोम कहते हैं। The group of photosynthetic pigment that able to capture one quantum of light energy is known as quantasome. पिगमेंट्स का ऐसा ग्रुप जो कि वन क्वांटम लाइट एनर्जी को कैप्चर करने की कैपेसिटी रखता है, उस ग्रुप को क्वांटासोम कहते हैं। नेक्स्ट वन, द ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज एबल टू रिलीज वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का ऐसा ग्रुप जिसमें एबिलिटी होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को रिलीज करने की, तो पिगमेंट का ऐसा ग्रुप क्या कहलाएगा? क्वांटासोम कहलाएगा। रेड ड्रॉप इफेक्ट। जब एक प्लांट होगा क्लोरेला, उसको एक्सपोज किया जाता है 680 नैनोमीटर से अधिक वेवलेंथ वाली लाइट के अंदर, और ये देखा जाता है कि उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो जब क्लोरेला को 680 नैनोमीटर वाली लाइट के अंदर एक्सपोज किया जाता है तो उसमें ऐसा होता है कि तुरंत उसके अंदर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि 680 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है उनका रिलेशन होता है रेड लाइट से। तो रेड लाइट की प्रेजेंट में जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो सडनली जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डिक्रीज होती है तो इस इफेक्ट को रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। रेड का मतलब होता है रेड लाइट और ड्रॉप का मतलब है गिरना। तो इन द प्रेजेंस ऑफ रेड लाइट ग्रीन प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की रेट होती है वो सडनली ड्रॉप हो जाती है, इसलिए इस इफेक्ट को रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। रेड ड्रॉप इफेक्ट जो होता है इसको इमर्सन तथा लेविस ने 1943 में दिया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो क्लोरेला एल्गी होती है उसको एक्सपोज किया था डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट्स के अंदर, ये देखने के लिए कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करके कितने ऑक्सीजन के एटम्स को रिलीज करती है। When this action spectrum was compared with the absorption spectrum, उन्होंने जब क्लोरेला एल्गी को डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट के अंदर एक्सपोज किया और उन्होंने देखा कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं अगर रेड वेवलेंथ वाली लाइट होती है तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो सडनली ड्रॉप हो जाती, गिर जाती है। जबकि ये प्लांट इनको अगर ग्रीन लाइट वाली वेवलेंथ वाली लाइट के अंदर इनको एक्सपोज किया जाता है तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज हो जाती है। कहने का मतलब जो ग्रीन प्लांट होते हैं रेड लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कम करते हैं, जबकि जो ग्रीन प्लांट होते हैं ग्रीन लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज़्यादा करते हैं। तो जब क्लोरेला एल्गी को रेड लाइट वाली वेवलेंथ वाली लाइट के अंदर उसको रखा गया है तो सडनली उनमें क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस की रेट गिर गई। इस इफेक्ट को रेड ड्रॉप इफेक्ट कहा गया। इमर्सन इफेक्ट, इसको दिया था इमर्सन ने 1957 में। उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था कि यदि शॉर्टर वेवलेंथ वाली
जो लाइट्स होती है, लाइट्स रेज होती है, उनके साथ अगर लॉन्गर वेवलेंथ वाली जो लाइट रेज होती है, उन दोनों को मिलाकर किसी प्लांट को दिया जाता है या उस प्लांट को उनमें एक्सपोज किया जाता है, तो उसके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है। जबकि किसी प्लांट को अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट के अंदर एक्सपोज किया जाता है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट के अंदर दो प्लांट है, एक प्लांट को एक समय में शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट के अंदर एक्सपोज किया जाता है और दूसरे प्लांट को लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट के अंदर एक्सपोज किया जाता है। दोनों प्लांट को अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट्स के अंदर एक्सपोज किया जाता है, तो उनके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होता है। अब सेकेंड टाइम में क्या करते हैं कि एक प्लांट को दोनों वेवलेंथ वाली, शॉर्टर वेवलेंथ वाली और लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट को मिलाकर उस प्लांट में को एक्सपोज किया जाता है उस लाइट में। मतलब अब प्लांट को दोनों वेवलेंथ वाली, शॉर्टर वेवलेंथ वाली और लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट्स के अंदर एक्सपोज किया जा रहा है, तो उस प्लांट के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है। तो इमर्सन ने इसको इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट कहा था। मतलब किसी प्लांट के अंदर शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट के अंदर उसको एक्सपोज किया जाता है, तो उसके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। लेकिन अगर दोनों वेवलेंथ जो शॉर्टर भी है और लॉन्गर भी है उनको अलग अलग दिया जाता है किसी प्लांट के अंदर, तो उनके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होता है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के जो मैकेनिज्म है वो दो फेज में कंप्लीट होता है। एक लाइट रिएक्शन है, दूसरा डार्क रिएक्शन है। जो लाइट रिएक्शन होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है और जो डार्क रिएक्शन होती है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट होती है। लाइट रिएक्शन जो क्लोरोप्लास्ट है उसके ग्रेना में टेक्स प्लेस होती है। इस प्रोसेस को डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हिल ने, इसी कारण इस रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। लाइट रिएक्शन के अंदर एटीपी तथा NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। इनको एसिमिलेटरी पावर ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन, जो लाइट रिएक्शन होती है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले सन के द्वारा जो लाइट होती है वो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। अब जो क्लोरोप्लास्ट होती है वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, सोलर रेडिएशन का जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, जो दिखाई देता है, उसकी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और मेनली क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल ए के द्वारा तथा दूसरे जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम एसेसरी पिगमेंट टू क्लोरोफिल ए। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें जो मेन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए है। इसके अलावा दूसरे भी पिगमेंट्स होते हैं जिनको एसेसरी पिगमेंट या एंटेना कहा जाता है। जो एसेसरी पिगमेंट होती हैं वो भी सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद वो ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल ए को। क्योंकि क्लोरोफिल ए के अंदर दो पिगमेंट सिस्टम होते हैं, PS1 तथा PS2। PS1 जो होता है वो कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट रेस को एब्जॉर्ब करता है? P700। और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड जो होता है वो P680 वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। थर्ड स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल ए बाय फोटॉन्स ऑफ लाइट। जो क्लोरोफिल ए है वो लाइट की जो यूनिट होती है जिसको फोटॉन कहते हैं, उसको गेन करने के बाद एक्साइट हो जाता है या एक्टिवेट हो जाता है। तो जनरली क्लोरोफिल एक समय में 4 फोटॉन को गेन करते हैं। तो जितने फोटॉन को वो गेन करते हैं उतने इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकालते हैं। इक्वेशन में देखेंगे क्लोरोफिल ए लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है
तो क्लोरोफिल ए पहले जब लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है तो ग्राउंड स्टेट में होता है। जैसे ही क्लोरोफिल ए लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। अब जो एक्साइटेड स्टेज में जो है क्लोरोफिल ए, उस क्लोरोफिल ए में से क्या निकलेंगे, जितने उसने फोटोन गेन किए थे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। फोर्थ स्टेप, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। लाइसिस का मतलब है ब्रेक और फोटो का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेक डाउन होगा, या इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर भी कहेंगे। The photolysis of water molecule takes place during the pH second in the presence of manganese ion and chloride ions. ये जो प्रोसेस होती है पिगमेंट सिस्टम सेकेंड के अंदर होती है और किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीज तथा क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में होती है। इस प्रोसेस को बताया था वॉन नील तथा फ्रैंक ने, और ये प्रोसेस किस तरह से होती है वो देखते हैं। तो यहाँ वाटर के कितने मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल है। ये क्या अगेन का किसकी प्रेजेंस में, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में इनका ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होकर बनेगा 4H प्लस आयंस तथा 4OH नेगेटिव आयंस। अब सेकेंड स्टेप में देखेंगे कि 4OH नेगेटिव आयंस में से क्या बाहर निकल रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और क्या बनेगा, 4OH बनेगा। अब ये 4OH का रीअरेंजमेंट होगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा, 2H2 प्लस O2। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें O2 गैस इवॉल्व होती है, तो यहाँ O2 गैस रिलीज हो रही है। अब जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो 4OH का आपने फंक्शन देख लिया, रिमेनिंग जो है 4H प्लस आयन। ये 4H प्लस आयन जो होते हैं वो किससे जुड़ जाते हैं, 2 से। 2 एक्चुअल में जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स होते हैं, तो 4H प्लस प्लस 2 जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, और OH नेगेटिव ने जो 4 इलेक्ट्रॉन निकाले थे वो किससे ऐड हो जाते हैं, 4OH प्लस हाइड्रोजन एक्सेप्टर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और क्या बनेगा, 2AH2, मतलब NADPH2 बनेगा। तो इस रिएक्शन में NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में क्या रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। फिफ्थ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, देयर इज NADPH2 and ATP. The electron expelled from the P60, 680 and P700। जैसे इलेक्ट्रॉन दो पिगमेंट सिस्टम से बाहर निकलते हैं जिनको P680 तथा P700 का कहा जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो ट्रेवल करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और ये इलेक्ट्रॉन या तो रिड्यूस हो जाते हैं या रिड्यूस करते हैं NADP को NADPH2 में। द एक्स्ट्रा लाइट एनर्जी, अब इस प्रोसेस में जो एक्स्ट्रा लाइट एनर्जीज होती है उसका यूज किया जाता है ATP मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में। ADP जो होते हैं वो फॉस्फेट से ऐड होते हैं, जुड़ते हैं, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है हाई एनर्जी की। तो यहाँ से इस प्रोसेस में जो हाई एनर्जी निकलती है उसका यूटिलाइजेशन करते हैं ADP, और वो फॉस्फेट से जुड़कर ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो ATP का जो फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, और जब ADP में फॉस्फेट जुड़ता है तो इस प्रोसेस को फास्फोराइलेशन कहते हैं। तो ADP में जो फॉस्फेट जुड़ रहा है मतलब फास्फोराइलेशन हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं। Types of photophosphorylation. There are 2 types of photophosphorylation. एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है जिसको जेड स्किम भी कहा जाता है, और दूसरा जो होता है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है।
जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, इसमें जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है लास्ट में वहाँ पर नहीं पहुँचता है, जिसके कारण जो स्कीम बनती है उसका जो शेप होता है वो जेड शेप में होता है। इस प्रोसेस के अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर दोनों पिगमेंट जो सिस्टम होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड। और इस प्रोसेस में क्या बनता है, एटीपी मॉलिक्यूल बनता है और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है जेड स्कीम में। सेकेंड आता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं लास्ट में वहीं पर आकर जुड़ जाते हैं। तो जहाँ से निकलेंगे और वो गोल घूम के वहीं पर जाकर अपना पाथवे कंप्लीट करते हैं, इसके कारण इसका जो शेप होता है वो रिंग शेप में होता है, इसलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और फास्फोराइलेशन का मतलब है कि एडीपी अटैच होगा फास्फेट से और ये जो शेप बनेगा वो साइक्लिक फॉर्म में होगा, इसलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। इस प्रोसेस के अंदर, इस स्कीम के अंदर केवल पिगमेंट सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है और इस प्रोसेस में केवल 2 एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। You can see in this diagram cyclic and non-cyclic photophosphorylation। तो पहले देखेंगे cyclic photophosphorylation। सनलाइट के द्वारा जो रेज आती है वो किस फॉर्म में आती है, फोटॉन्स के फॉर्म में। तो ये 4 फोटॉन्स आपको दिख रहे हैं, तो ये कौन गेन करेगा, पिगमेंट सिस्टम। कौन सा पिगमेंट सिस्टम, जिसका सेंटर होता है P700। ये 4 फोटॉन गेन करेगा और 4 फोटॉन गेन करने के बाद क्या निकाल रहा है बाहर, 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर रिलीज कर रहा है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर किसके पास जाएंगे, X के पास जाएंगे। X जो है अननोन सब्सटेंस है। X से निकलकर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, FRS के पास। FRS जो है फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन 4 निकल के कहाँ जा रहे हैं, FD के पास। तो FD क्या है, फेराडॉक्सिन। अब फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच रहे हैं, नीचे की तरफ, साइटोक्रोम B6। तो जब इलेक्ट्रॉन FD से साइटोक्रोम B6 में जाएंगे तो इसके बीच में बहुत अधिक क्वांटिटी में क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। तो इस एनर्जी को कौन यूटिलाइज करेगा, ADP। ADP से क्या जुड़ेगा, IP। IP का मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ADP से एक और फॉस्फेट जुड़ेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में। अब इलेक्ट्रॉन FD से कहाँ पहुंच गए, साइटोक्रोम B6 में, और क्या बना इसके बीच में, ATP के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। अब साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचे, नीचे की तरफ, साइटोक्रोम F में। तो साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम F में जाते हैं तो बीच में बहुत अधिक क्वांटिटी में क्या निकलेगी, एनर्जी। उस एनर्जी को कौन गेन करेगा, ADP। किससे जुड़ेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, और बनेगा क्या, अगेन ATP मॉलिक्यूल। अब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F से कहाँ पहुंचा, PC के अंदर। PC मतलब प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से कहाँ पहुंच गया, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला था वापस से वही PS पिगमेंट सिस्टम जो 700 वाला सेंटर है वहां पहुंच गया। मतलब इस तरह से क्या बना, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना है, साइक्लिक फॉर्म बना है। और ये प्रोसेस हो रही लाइट की प्रेजेंस में। इस प्रोसेस में ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ रहा है, मतलब ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में कितने ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, 1 और 1 2। अब देखेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये वाला सेकंड जो है नॉन साइक्लिक है। सनरेज जो आती है वो प्रोटॉन के फॉर्म में आएगी। तो ये 4 प्रोटॉन कौन गेन करेगा, P680। तो ये गेन करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज करेगा, ये वो भी 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर रिलीज करेगा। कौन गेन करेगा, क्विनोन। क्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचे, साइटोक्रोम B559। 559 से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचे, PQ में। PQ क्या है, प्लास्टोक्विनोन। अब PQ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेंगे, साइटोक्रोम F में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन
प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम F में पहुंचेंगे तो बहुत अधिक क्वांटिटी में क्या निकलेगी, एनर्जी। इस एनर्जी को कौन गेन करेगा, एटीपी, और किससे जुड़ेगा, इनऑर्गेनिक फास्फेट से, और बनेगा क्या, एटीपी। अब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F से कहां पहुंचे, साइटोक्रोम PC, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचे, P700 में। P700 से कहां पहुंचे, X के अंदर, X से कहां पहुंचे, FRS के अंदर, FRS से कहां पहुंचे, FD के अंदर, FD से कहां पहुंचे, R के अंदर, और R से कहां पहुंच गए इलेक्ट्रॉन, 2NADP। कहां पहुंचे, 2NADP। तो 2NADP प्लस था, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसने मिल गए तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, 2NADP में, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी। तो वो 2NADP प्लस था, तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद 2NADP में हो गया। अब जैसा बताया कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होता है, तो यहाँ पर जो इस रिएक्शन में नीचे की तरफ आपको दिख रहा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है। और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या ब्रेकडाउन होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, और बनता क्या है, 4OH नेगेटिव आयंस और 4H पॉजिटिव आयन। जो 4OH नेगेटिव आयंस होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, जो H2O जो होता है, 4H2 होता है, उसमें से क्या निकलेगा, 4H प्लस आयन निकलेंगे। अब ये 4H प्लस आयन किससे अटैच हो जाएंगे, 2NADP से, और प्लस क्या जुड़ जाएगा, 2H, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसका लास्ट का जो स्टेप होता है उसमें क्या फॉर्म होता है, 2NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से साइक्लिक तथा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एक तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है और दूसरा जो होता है NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। अब जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते वापस लास्ट में वहाँ नहीं पहुँचते, कहाँ पहुँचते हैं वो, 2NADP के पास पहुँचते हैं, और 2NADP रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2NADPH2 में, जिसके कारण जो स्कीम बनती है वो कैसी स्कीम बनती है, जेड शेप में बनती है, इसलिए इस स्कीम को जेड स्कीम कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन के अंदर जो होता है एटीपी तथा NADPH2 एसिमुलेटरी पावर जो होती है एनर्जी की, उसका फॉर्मेशन होता है।